Hello and welcome to another edition of It Matters. Today I am in Nainital with Mrs. Asha Sharma ji, who is the founder of Asha Foundation, working deeply in grassroots level on breast cancer and cervical cancers. Today it's an honor and opportunity for me to be here in her residence, and we would be talking on her journey to this social initiative which she has taken. Stay tuned. Asha ji, namaskar. Namaskar. And thank you for inviting me in your lovely home. Asha ji, हम आपके बारे में जो रिसर्च किए हैं एंड हमें जो पता है, योर लाइफ हैज़ बीन ए वेरी ट्रेमेंडस जर्नी. वुड यू प्लीज टेल अस, हमें बताएंगे कि आपका जो एजुकेशन, फर्स्ट एजुकेशन जर्नी शुरू हुआ, उस विषय में थोड़ा अगर आप. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज आपका यहाँ आना और मेरे साथ में रूबरू होके और ये सब बातें पूछना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचाने का जरिया आप ये मेरे लिए बने हैं. इट्स ऑनर फॉर मी. तो मैं, आपने मुझसे जो पूछा उसकी जो जर्नी मेरी शुरू होती है, दैट इज, मैं हरियाणा में पैदा हुई. हरियाणा में चरखी दादरी प्लेस है एंड बिजनेस फैमिली में मैं पैदा हुई. और जब आज हम बात करते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बड़ी मुहिम चलती है, मैं उसका एक लाइव एग्जांपल हूँ. मैं अपने फादर की, मैं मतलब अपने पेरेंट्स की मैं पहली संतान, पहली बेटी थी, और एक मेरा ब्रदर है मुझसे छोटा. और उस टाइम पे 91 की बात बताती हूँ, मैंने 12th पास आउट किया, तब मैंने एमपी से किया था और मैं कॉलेज करने के लिए हरियाणा पहुंची. और हरियाणा में उस टाइम भी मतलब लड़कियों को इतना पढ़ाने में आगे नहीं लेके जाते थे कि क्या करना है 12th के बाद, तो मेरी एजुकेशन में भी हर्डल्स आई. पर मैं ब्लेस्ड थी कि मेरे पिता उस जमाने में उन्होंने इतना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मुझे मेरी बेटी के ऊपर इतना फेथ है और मुझे इसको पढ़ाना है, इसको इंडिपेंडेंट बनाना है. और मुझे उन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके मुझे कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया गया. और हरियाणा में मैं, जहां से मैं पैदा हुई उसी प्लेस से जब मैंने कॉलेज में एडमिशन मेरा लिया गया, और साइंस में मैं थी, साइंस स्टूडेंट, और साइंस के अंदर मैं अकेली लड़की थी उस टाइम पे. लोग मेरे साथ में ऑलमोस्ट अराउंड 50 के करीब बॉयज के साथ में, और वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था. बट मैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की मुझे सपोर्ट थी और उन्होंने मुझे इतना इंटरनली मुझे बोल्ड बनाया. उन्होंने जो बेसिकली क्या है, जो स्ट्रेंथ होती है ना लड़कियों के लिए, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि उनको आउटर स्ट्रेंथ के बजाय अगर उनको इनर स्ट्रेंथ दी जाए तो इस धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उसको हिला दे. और मुझे मेरे फादर ने जो इनर स्ट्रेंथ दी उसका मैंने उनको प्रूव करके भी दिखाया. और मेरी ग्रेजुएशन मैंने वहां से बीएड भी किया, मैं टॉपर रही, और मेरी एजुकेशन ऐसे मेरी पूरी हुई. तो ये मेरा एक एजुकेशन पार्ट जो मेरा रहा. फैंटास्टिक. तो आशा जी, लाइक आफ्टर एजुकेशन आपका जर्नी कैसा रहा? आफ्टर एजुकेशन जैसे हर लड़की के साथ में होता है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में थी, जाहिर सी बात है, तो मेरे फादर के ऊपर भी प्रेशर था कि बड़ी फैमिली होने के साथ साथ में कि लड़कियों की शादी होनी ही है एक एज के अंदर. और डिसीजन, क्योंकि और कजन्स थी मेरी, तो एक डिसीजन लेना था पेरेंट मेरे फादर को भी. तो मुझे जैसे ही मैंने बीएड किया तो वैसे ही आगे, क्योंकि उस सिटी के अंदर मास्टर्स नहीं था और मुझे मास्टर्स के लिए बाहर जाना था, मुझे एमएससी करना था और मुझे बाहर हॉस्टल में जाना था जो वहां पे पॉसिबल नहीं था. तो इन द मीन टाइम मेरा बीएड का रिजल्ट आया और ये डिसाइड किया गया कि मुझे एमएससी के लिए या तो मैं वापस फादर का बिजनेस मध्य प्रदेश में, अब तो छत्तीसगढ़ में आ गया, रायपुर, तो वहां जाती हूँ, या फिर मुझे कहीं हॉस्टल में रहना पड़ता है. इन बिटवीन मेरे पास 6 मंथ का टाइम था और मैंने अपने फादर को बोला कि ठीक, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो इस 6 महीने में शायद मेरी कहीं पे शादी फिक्स होती है, नहीं तो फिर मैं उस 6 मंथ का टाइम आपको देती हूँ और फिर मुझे आगे फर्दर एजुकेशन के लिए जाना है. बट इस बीच में मेरे लिए, मैं कहूंगी कि शायद मेरी लाइफ का एक टर्न ऐसे वाला आया एकदम से. और इकलौती थी, बिजनेस फैमिली से थी, तो ऐसा नहीं था, रिश्ते भी बहुत आते थे कि लड़की अच्छी है और ऐसे वाला सब जनरली होती है बात. तो मेरे लिए सब चीजें सामने आती. और मेरे फादर ने मुझे इतना फ्रीली मेरी अपब्रिंगिंग की थी उन्होंने, कि कोई भी आता था मैं उससे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके, और लड़का मेरे सामने कोई भी आए हैं देखने के लिए आए तो मैं उनसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके और मैं अपने आप को, अपने क्वेश्चंस रख के, मेरे डिसीजन मेरे ऊपर छोड़ा हुआ था. तभी
एक मेरी नॉन टू फैमिली के अंदर फादर के ही फ्रेंड सर्किल के अंदर से ही बोलूंगी, नॉन बहुत क्लोज फैमिली हमारी रही। उन्हीं की तरफ से जो आज आप बैठे हुए नैनीताल में मिस्टर अनिल शर्मा जो मेरे पति हैं उनके साथ में, तो उनका रिश्ता मेरे लिए आता है एकदम से और बात होती है। और क्योंकि मैं उनके जो मामा जी थे उनको मैं ताऊ जी बोलती थी और बहुत क्लोज थे, और उनकी बड़ी दिली इच्छा थी कि ये लड़की मुझे अपने घर लेके जानी है। और मैंने उनके सामने कंडीशन रखी, अपने ताऊ जी जिनको बोलती थी, पापा के जो बड़े उनको अपना बड़ा भाई मानते थे और हस्बैंड के मामा थे, रियल मामा, कि ताऊ जी मैं पहले लड़का देखूंगी। उस जमाने में ये बात बहुत बड़ी होती थी, मैं तभी हाँ करूंगी। और ये एक बहुत बड़ी बात हो गई थी मेरे इन लॉज के लिए भी कि हमने फाइनल कर दिया तो लड़के को जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि हमने लड़की देख ली है। बट मेरे फादर ने कहा कि जी मेरी लड़की से शादी करनी है तो आपको लड़का भेजना पड़ेगा घर। और मुझे याद है हस्बैंड मेरे उस टाइम मेरठ में जॉब करते थे और 2 अक्टूबर का दिन था, गांधी जयंती की छुट्टी थी, और वो मेरठ से सीधा चरखी दादरी पहुंचते हैं। और क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और जब मेरे आमने सामने बैठ के हमारी जब बात होने लगी, पापा ने मुझसे कहा कि तुम पूछो जो तुम्हें पूछना है। और जब हमारी बात होने लगी तो मैंने उनको बिल्कुल क्लियर कट कुछ चीजें थी कि कल को कोई क्वेश्चन मार्क ये ना आए कि जैसा पेरेंट्स ने बोला मैंने वैसा कर दिया। मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं बहुत क्लीन हार्टेड पर्सन हूँ, नंबर 1। मेरे शौक, मेरे कुछ थे, हॉबीज थी मेरी, मुझे प्लांटेशन का, मुझे कपड़ों का बहुत शौक, हर चीज का, जो जो मेरी प्लस और माइनस थे मैंने सब कुछ ओपनली बताए कि कल को इनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आता है तो मेरी बिल्कुल ना है। तो वो बड़े खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट करके कि नहीं आज के टाइम में, और मतलब इतना बोल्डली और इतना सच्चाई से बोलना ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और मेरी यहाँ पे शादी फिक्स हो गई, दोनों की तरफ से हाँ हुई, और बहुत जल्दी ही, अर्ली एज में ही कहूंगी मैं कि मेरी 22 की एज में मेरी मैरिज हो गई थी। विद इन 6 मंथ में सारी चीजें फटाफट ये हुआ और मैं शादी होके मैं मेरठ में आ गई। लेकिन इस बीच का जो एक पार्ट था मेरा, जो मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो लाइफ में जो टर्न आया, उस टर्न के साथ में मेरे पिता से मैं इतनी अटैच थी कि मेरे पिता का एक बहुत ही अहम रोल मेरी जिंदगी में रहा। वो मेरे गाइड, मेरे मेंटर, मेरे लिए सब कुछ हो रहे। तो जब मेरी शादी फिक्स हुई, मई में मेरी शादी होनी थी ये, तो उन्होंने शादी से 1 वीक पहले, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, और मैं चाहूंगी कि आज अगर पिता अपनी बेटी के साथ बैठ के ऐसी सब बातें करते हैं तो शायद ये उनको, ये जो प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं ये शायद ना करनी पड़े उनको, और उनकी गृहस्थी अच्छे से चल पाए। वो मैं बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। मेरी शादी से 1 वीक पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों बाप और बेटी एक साथ एक रूम में, हमारा 1 घंटे का टाइम फिक्स था कि हम बैठ के बात करते थे। घर में मेरे यहाँ गेस्ट सब आ चुके थे, शादी में जब जनरली 8-10 दिन पहले सब आ जाते हैं रिलेटिव्स, लेकिन सबको मालूम था, मेरी ग्रैंड मदर को सबको मालूम था कि ये दोनों पापा बेटी बैठे हुए, इनको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। और हमारी एट लेंथ खुल के हर टॉपिक पे बात होती थी। मेरे घर में कभी भी, मतलब बीइंग अपोजिट सेक्स, अगर बात करते बाप और बेटी का रिश्ता, जनरली माँ और बेटी की सब बातें होती हैं, ऐसा नहीं था। मेरी माँ बहुत शांत किस्म की महिला रही, वो बिल्कुल ही फादर के जस्ट अपोजिट, बहुत शांत, बहुत ही क्वाइट एंड काम, वो वाली थी। फादर मेरे बहुत बोल्ड थे और उन्होंने जैसे मेरी अपब्रिंगिंग कर रखी थी उसके हिसाब से, तो हम दोनों बैठते और हमारा हर टॉपिक पे खुल के डिस्कशन होता। एंड 18 मई 95 मेरी शादी होनी थी, एंड मॉर्निंग में उन्होंने मेरे साथ बैठ के और मुझसे कहते हैं, देख आज मेरे स्कूल में तेरा ये लास्ट चैप्टर है, और आज से जो तेरा एडमिशन है वो तेरे पति के स्कूल में होने जा रहा है, अनिल शर्मा के स्कूल में। तुझे जैसे रखेंगे, जिस हाल में रखेगा वो रखेंगे। तुमने आगे मुझसे अगर ये कहा कि पापा मैं बहुत खुश हूं, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तुमने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, तो मैं कर कुछ भी नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ दुखी हो सकता हूं। क्योंकि अगर किसी भी माँ बाप ने कुछ भी इंटरफेयर किया है तो उसके अंदर फिर समझौता नहीं होता, उसमें आर या पार होता है, चीजें बिगड़ती हैं। तो जो भी चीज हो वो बहुत सोच समझ के आके बताना, एक नंबर 1 बात। दूसरी चीज, उन्होंने, तेरा चाहे घर लुटता हो, कितना ही बड़ा नुकसान होता हो, जीवन में झूठ नहीं बोलना, क्योंकि एक झूठ बोलोगी तो तुम्हें उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो हमेशा सच्चाई की राह पे चलना। एंड जो थर्ड उन्होंने मुझे लेसन दिया, एक अपना चरित्र को कायम रखना, इसको मत गिरने देना। अगर आपका चरित्र पे आपका कंट्रोल है तो इस धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो औरत को हिला दे। उसके बाद जा, ये दुनिया तेरी है। एक और चीज,
इस इन सब तीनों, एक और जो मेन क्वेश्चन था कि जो उन्होंने मुझे गृहस्थी चलाने में जो मुझे सबसे बड़ी सपोर्ट मिली वो ये वाली थी कि कभी भी जीवन में एक चीज ध्यान में रखना, किसी के सामने भी इस हाथ को ऐसे मत करना। ये लेसन एक बहुत बड़ा है किसी के लिए भी, और मुझे वो आज भी मैं उस पर कायम हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा ना तो दुनिया आपका मजाक बनाएगी। इसके अंदर आपको लाख दिखेगा तो लूटने के लिए भी चले आएंगे। इस मुट्ठी को हमेशा बंद रखना, इसमें कुछ भी हो, एक हो चाहे खाली हो चाहे भरी है, इसको बंद रखना। तुझसे जिंदगी में अगर कभी हो सके तो इस हाथ को ऐसे करना, देने का भाव रखना, ऐसे मांगने का भाव नहीं रखना। अगर तुमने जीवन में ये चीजें अपना ली तो तू जा, ये दुनिया तुम्हारी है और तुम्हें जीवन में कभी कोई कहीं से हिला नहीं सकता। सो आशा जी, आपका जो मायके से जर्नी, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंस्पायरिंग। आज का डेट में अगर यही ट्रांसपेरेंट डिस्कशन फैमिलीज में हो, जो आपने बोला जी। कि बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं आना चाहूंगा आपका जो आशा फाउंडेशन में आपको जो पिंक लेडी बोला जाता जी। है नैनीताल में, इसका नींव, इसका आपको कैसे आपका अनुभूति में, एंड हाउ डिड यू स्टार्ट दिस मूवमेंट? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, और ये हर कोई मुझसे पूछता है कि क्या इसकी वजह थी। देखिए, इंसान ना बहुत सारी चीजें, समाज को अगर देने की बात आती है तो हम समाज को वही देंगे जो आपके पास होगा। आपके पास प्यार होगा, आप प्यार देंगे, आपके पास नफरत, आप नफरत बांटेंगे। एक और चीज होती है कि जब इंसान, जैसे पैसा, आपने पैसा दे देंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपको कोई कष्ट भी मिला है जीवन में तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई और उस कष्ट से ना गुजरे। तो हमें उसको भी एक पॉजिटिव सेंस में लेके वो भी एक आगे कदम बढ़ाना चाहिए, और वही कुछ मेरे भी जहन में था। कुछ चीजों से मैं पर्सनली गुजरी, क्योंकि जब, जैसे मैंने बताया, शादी जल्दी हो गई थी। मेरे 2 बेटे हैं, और बड़ा बेटा मेरा अभी 30 साल का है, छोटा बच्चा मेरा अभी 24 साल का है। 2 मेरे बेटे हैं। तो जब सेकंड मेरा बेबी हुआ, उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई और मेरी ब्रेस्ट में पेन था। जब मैं उसको 2 साल का हुआ तब से, और मैंने दिखाया भी डॉक्टर्स को, क्योंकि जल्दी ही हो गए थे बच्चे। छोटा वाला बच्चा भी मेरा लगभग 28 साल में मुझे हो गया था। तो डॉक्टर्स को दिखाया कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यूं ही लग रहा होगा। और मैंने उसको हल्के में लिया और मैं चलते हुए जा रही थी। जर्नली हमारा जो, मेरा मकसद इस मुहिम को भी आगे, पिंक मुहिम को जो लेके चली, कि हम, फीमेल जो होती है वो अपने आप को हमेशा इग्नोर करती है और बैक फुट पे रखती है, क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटी ना, उसके लिए पहले पेरेंट्स की, जब वो बेटी होती है, जब पेरेंट्स के लिए वो सोचती है, फिर उसके बाद शादी के बाद इन लॉज हो जाते हैं, हस्बैंड है, फिर बच्चा हो गया, वो इन्हीं उलझनों में रह के वो अपने आप को पीछे रखती है, वो अपनी बीमारियों को भी छुपा जाती है। और पढ़े लिखे लोग भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, उसका भी मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। तो वो मैं आपके सामने थोड़ा सा छोटी सी इसमें बात रखना चाहूंगी। तो उसके बाद जैसे ही वो ब्रेस्ट का पेन तो मेरा चल ही रहा था, और जैसा मैंने बताया, हस्बैंड मेरे बोर्डिंग सेटअप में ही रहते हैं, तो मुझे बोर्डिंग स्कूल में रहने की आदत है, और मैं स्पोर्ट्स वाली में थी शुरू से ही, हरियाणा से पैदा हुई हूँ, तो जाहिर सी बात है। तो मेरी आदत है कि मैं जनरली हॉस्टल के अंदर बच्चों के साथ में खेल लेना। तो मैं हॉस्टल के अंदर बच्चे खेल रहे थे तो कभी बास्केटबॉल खेल लेना, क्रिकेट खेल रहे तो क्रिकेट खेल लेना। तो अचानक से एक दिन मुझे सडनली मेरे लोअर इसमें एब्डोमिनल में मुझे पेन होता है, पेट में नीचे की तरफ। तो मैं तुरंत, मुझे लगा शायद वो स्टोन का पेन है। जनरली हम एक माइंड में ले लेते हैं कि ज्यादा दर्द हुआ तो पथरी का दर्द हो सकता है। तो मुझे भी ऐसा, मैंने डॉक्टर को फोन लगाया, उन्होंने भी यही कहा कि शायद हो सकता है, लेकिन आप आ जाइए। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा चेकअप किया, उन्होंने सारी चीजें सब कुछ देखा, तो उनको शायद कुछ अल्ट्रासाउंड में कुछ नजर आया यूट्रस के अंदर। बट मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की और हल्के में हमने लेके की। मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसे ना सोचें कि डॉक्टर हमेशा ही गलत होते हैं और हम प्राइवेट डॉक्टर के पास गए हैं और उनका तो मकसद ये वाला है, ऐसा है, ऐसा वाला नहीं है। हमें कुछ चीजों को ध्यान से सुनना भी चाहिए। आज के टाइम में ऐसे नहीं बेवकूफियां करनी चाहिए। तो मैं उठी और मैंने गलती की और मैं चल दी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं घर आ गई। घर आने के बाद 1-2 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों ना मैं खुद से एक बार ट्राई किया जाए, और मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए चली गई। जब मैंने देखा तो जो सिस्ट का जो साइज था, वो उस टाइम मैंने वर्बली सुना था उनसे कि 2.5-3 सेंटीमीटर की है, लेकिन वो ये बात थी अक्टूबर के करीब की, इन 2010, एंड वो दिसंबर तक जब उसका साइज देखा गया तो 7 to 8 सेंटीमीटर का साइज हो गया था। बिकॉज जो यूट्रस जो होता है हमारा, वो बैलून के जैसे फूलता है।
जैसे उसका एक साइज, अखरोट जो होता है, अखरोट की शेप में यूट्रस होता है, और उसके अंदर जब बेबी कंसीव करते हैं तो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो वो बैलून जैसे फूलता है, जैसे ही डिलीवरी के बाद बेबी बाहर, वो वापस श्रिंक होके वही साइज हो जाता है। तो उसमें जो ग्रोथ थी वो बड़ी फास्ट हो रही थी, और क्योंकि जैसे बताया कि लेडी अपने आप को पीछे रखती है, और डॉक्टर ने मुझे जैसे ये कहा कि मैडम ये आपने कब से पाल रखा है, इसका साइज इतना, ये कभी बस्ट हो सकता है और ये हो सकता है कैंसर बन जाए। और मैंने पहली बार वो 2010 दिसंबर में कैंसर वर्ड सुना था। इससे पहले मुझे कैंसर के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मुझे डर बैठ गया था मेरे अंदर कि मेरे बेटे के बोर्ड्स होने वाले थे 10th के, कि मुझे लगा कि शायद अगर मुझे कैंसर हुआ तो मैं बचूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, तो बच्चे का क्या होगा मेरा। और मैंने उसको इग्नोर किया, और मैंने उस बच्चे के बोर्ड्स, मार्च में उसके बोर्ड दिलाने के बाद मैंने ये सोचा कि जब उसका रिजल्ट आ गया और मैंने मई में वो सर्जरी कराई, मैंने अपनी, मेरा यूट्रस रिमूव हुआ, एंड आपको बताती हूँ उस टाइम उस सिस्ट का साइज 10 सेंटीमीटर का डायमीटर था उसका, जो उसका साइज हो गया था। और वो इतना भयानक मेरे लिए टाइम था उस टाइम पे कि मैं बता नहीं सकती उनको। और वो उसके बाद जब वो यूट्रस भी रिमूव किया गया, वो सिस्ट पूरा बाहर आया, गुड़गांव में मेरी सर्जरी हुई, और उसको जब बायोप्सी के लिए भेजा गया तो वो जो 15 दिन थे, सर्जरी से तो मैं बाहर आ गई थी, लेकिन जो 15 डेज में रिपोर्ट आई बॉम्बे से, तो वो 15 दिन मेरे लिए मेरी लाइफ के सबसे टफेस्ट टाइम था, क्योंकि ये बार बार डर था कि पता नहीं कब क्या मुझे हो जाएगा। पर बहुत खुशकिस्मत थी, किसी की दुआएं मेरे साथ थी, ब्लेसिंग्स थी मेरे पेरेंट्स की, सबकी। तो मैं, जब वो रिपोर्ट आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई, और मैंने बहुत सुकून की सांस ली मैंने। लेकिन वहां तो मैं निकल गई थी, पर किस्मत मेरे ऊपर बहुत मेहरबान थी। वो जो ब्रेस्ट का पेन जो मैंने बताया मेरा छोटा बेटा हुआ तब से मुझे था, अब मैं खुद के लिए अवेयर हो चुकी थी, और मैंने खुद से उसका, मैंने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई। जैसे ही मैंने, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी मेमोग्राफी कराइए। मैंने मेमोग्राफी पहली बार सुना था, तो मेरी जब मेमोग्राफी कराने लगी तो उसके अंदर ऑलरेडी ब्रेस्ट में, मेरी लेफ्ट ब्रेस्ट में 2 सिस्ट बनी हुई थी। और आपको बताती हूँ, मैं 2004 से लेके, और मैं आज तक भी अगर मैं बात करती हूँ तो मैं इस करवट सो नहीं पाती हूँ। और मैंने 2011 तक उस दर्द को जो मैंने सहा है, क्योंकि वो ऐसी जगह थी कि आप पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हो, आपको सडनली पेन होता है, आप उसको छू नहीं सकते हो, तो आपको एक पेन किलर खाना ही खाना है। और मेरे पास पर्स में परमानेंट एक पेन किलर को मैं रखती थी। कॉम्बी फ्लेम तो मेरे लिए ऐसी फेवरेट टॉफी चॉकलेट बन गई थी कि मुझे दिन में 2-2 3-3 बार खानी पड़ जाती थी। और मैंने उसके बाद जब ये पता चला तो अब डॉक्टर ने फिर बोला कि नहीं, अब इसका प्रॉपर आप दिखाइए। तो मैं फिर, मुझे एक आगे बहुत अच्छा सा एक हिम्मत मुझे मिली, और डॉक्टर, एक कंट्री के रिनाउंड ब्रेस्ट कैंसर एक्सपर्ट के मैं कांटेक्ट में आई। वो बिरला स्कूल में मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, और यहीं की वो एलुमनाई भी हैं। उनसे मेरा मिलना हुआ, और उनको मैंने जब दिखाया, उन्होंने कहा नहीं, आप इसका तो दीदी सर्जरी करानी पड़ेगी, और इसका पहले आप सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, देन FNAC होना है। वो टेस्ट जब मैंने सारे प्रोसेस से गुजरी, तो अब मेरे माइंड में बैठ चुका था कि इतनी सब चीजें से गुजर रही हूँ मैं, तो ये 100% कैंसर ही होगा। और मेरी सर्जरी, फिर मेरे बेटे के बोर्ड्स आ गए थे, वो 12th में आ गया था। अब वो 11 के बाद ये, अब वो 12th में है। अब मुझे लगा नहीं, मुझे पता चल गया था 11 में, उसके बाद भी मैंने फिर ये रिस्क उठाया 2 साल के लिए कि नहीं, इसका 12th हो जाने देती हूँ। उसके बोर्ड्स कराए, बोर्ड्स करा के जब उसका एडमिशन हो गया DU में, वो चला गया, तब मैंने उसकी 2014 में, मैंने 2014 जनवरी 6 जनवरी को मैंने इसकी सर्जरी करवाई लखनऊ में। और वो सर्जरी मेरे लिए बहुत लंबी थी। उसके अंदर से 2 बड़े बड़े पीसेस निकले। अब वो पीसेस हो गया, सारी चीजें होने के बाद अब डर अंदर से बैठा हुआ था कि इस बार पता नहीं क्या होता है मेरे साथ में। और वो फिर बायोप्सी के लिए वो पीस जाते हैं, और जब उसकी रिपोर्ट, फिर वो 15 दिन मेरे लिए वापस 2011 वाला सीन वापस आ गया था कि अब पता नहीं क्या होता है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर, तो डॉक्टर के भी संपर्क में थी कैंसर वाले, और बहुत सुन रही थी केसेस, मैं उनसे सुनती थी, इसकी सर्जरी करी, उसकी, तो मुझे लगा अब तो बचना मुश्किल है। पर मैं आपको बताती हूँ, फिर ये किसी की दुआएं और ऊपर वाले की, इतना बड़ा मेरे सर पे हाथ था कि जब वो रिपोर्ट आई मेरी नॉर्मल, पर मैं सारे प्रोसेस से गुजरी थी, तो मुझे बड़े सुकून की सांस ये मिली कि मैं, ईश्वर मुझसे कुछ ना कुछ करवाना चाह रहे हैं। मैं बच गई हूँ, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती है। किस्मत भी तभी आपकी साथ जब आप कर्म करेंगे। भगवान का भी आशीर्वाद तभी रहता है जब आपके कर्मों को देख के। तो मुझसे शायद कुछ ना कुछ करवाया जाने के लिए मुझे करना है जीवन में। ईश्वर ने शायद मेरा इस मकसद से मुझे शायद पैदा किया है। और मैंने उस दिन ये प्रण कर लिया था जनवरी 2014 के अंदर कि मुझे अब इस मुहिम को
घर घर तक पहुंचाना है। ऐसी गलतियां कोई और ना करे। मैं तो बच गई, लेकिन ये बचाव हर बार संभव नहीं है। और मैंने इस मुहिम को, क्योंकि अब बाहर जाते हैं आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो आशा शर्मा को जानते, बीइंग ए प्रिंसिपल वाइफ, वो एक पहचान है, लेकिन आप कहीं भी जाके इस मुहिम को कहीं बाहर लेके जाना है तो आपके हाथ में अपना एक फ्लैग होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव योर अम्ब्रेला इन योर हैंड, कि आप बाहर निकले तो आपकी एक आइडेंटिटी। आशा शर्मा नहीं तो मैंने एक फाउंडेशन का ये एक बनाने का एक फैसला लिया, और आशा फाउंडेशन ये रखी गई। और क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का रिबन पिंक होता है, तो मेरी ये मुहिम, पिंक मुहिम, डोर टू डोर चलने लगी। और मुझे उत्तराखंड के अंदर मीडिया ने मुझे जो नाम दिया वो पिंक लेडी का दिया हुआ है, कि ये मेरी पिंक मुहिम, पिंक कैंपिंग मेरी जारी है ब्रेस्ट कैंसर और मेरी सर्वाइकल कैंसर के लिए, क्योंकि दोनों से मैं गुजरी इन सर्जरी से, और मैं इन दोनों के ऊपर, और बेटी बचाओ के ऊपर, गर्ल चाइल्ड, सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, एनवायरमेंट के ऊपर, और मेरा ये दोनों कैंसर को लेके मैं बहुत संजीदा हो गई थी। और ये मेरी मुहिम घर 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 मैंने पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था। ये आशा जी, आगे और भी बात करते हैं ये आपका मुहिम लेके। तो आशा जी, आपका एजुकेशन लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, अपना खुद का पर्सनल लाइफ का जो स्ट्रगल या मेडिकल स्ट्रगल आप बोल सकते हैं, उससे जो आपने अभी आगे ये मुहिम छेड़ा है, आज तक आपका जो जर्नी रहा आशा फाउंडेशन के, क्या क्या काम हुए, आप कैसे सपोर्ट मिला, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जैसा मैंने बताया कि मेरा जो मेडिकल इस प्रॉब्लम से जैसे जैसे मैं निकली, एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब भी जिस प्रॉब्लम में मैं आई और उससे निकली, मैं हमेशा उसको वीकनेस नहीं बनाया, मैं उससे और स्ट्रेंथ लेके मैं ऊपर उठी। मैंने उसको हमेशा ताकत बना के मैं उठी। और इसी को लेके, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बैठ चुका था कि मुझे किसी मकसद के लिए मैं हूँ, इस जीवन जो मुझे मिला हुआ है ये, तो मैंने सबसे पहले ये काम बेटियों, बच्चियों के लिए मैंने शुरू किया। और मैंने ये मुहिम जब स्टार्ट की 2014 से, तो मैंने स्कूलों को सबसे पहले टारगेट किया, गवर्नमेंट स्कूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, सब जगह जो हमारे, क्योंकि नैनीताल टूरिस्ट प्लेस है, तो मैंने हर जगह, सबसे पहला मेरा स्टेप था कि मैंने जाके बेटियों को पहले उनको अवेयर करना, बच्चियों को, और उनके लिए स्कूल्स के अंदर वेंडिंग मशीन्स लगाना मैंने शुरू किया था सबसे पहला जब मैंने काम किया। और मैं यहाँ नैनीताल के सभी स्कूलों में, सभी पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर, सब जगह मैं लगा चुकी थी। वेंडिंग मशीन के लगाने के साथ उनको हेल्थ हाइजीन के लिए अवेयर करना, और उसके साथ साथ में एनवायरनमेंट सेव करना, वो बताने के साथ साथ में, क्योंकि जो मैंने देखा और थोड़ा सा इसमें चलते हुए जा रही थी, और गांव के अंदर जो स्पेसिफिकली, क्योंकि बच्चियां गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो पढ़ रही हैं, पब्लिक स्कूल वाली तो वेल टू डू हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आ रही हैं, उनको सरकार की तरफ से एजुकेशन तो फ्री मिलती है, लेकिन उनका हेल्थ हाइजीन के पार्ट के ऊपर उनको कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि वो गांव से जिस बैकग्राउंड से आती हैं, उनके पास ऑलरेडी वो सब चीजें नहीं है जो माँ बाप मुहैया करा पाए, वो खुद जिस दौर से गुजरती। क्योंकि एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको मैं, कि हर एक स्टेट के अंदर, ये हम उत्तराखंड में बैठे तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जाइए, इंटीरियर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हालत बहुत खराब है। आज भी हम एजुकेशन की, एजुकेटेड जेंट्री की हम बात करने लग रहे हैं, हम 21वीं 22वीं सदी में हम पहुंच गए हैं। आज भी हमारे यहाँ पे 70%, तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, कि इतनी भी पॉपुलेशन नहीं है कि टोटल पॉपुलेशन का अगर हम काउंट करें, कि जो अपनी हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सैनिटरी पैड मुहैया करा सके। आज भी हमारे यहाँ पे इस चीज का अभाव है। तो वो पुरानी परंपराओं में बदले में गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर लेना, उनको कब सर्वाइकल कैंसर हो जाए उनको कोई अंदाजा ही नहीं है। तो इस चीज को सबको लेते हुए जो मैं वेंडिंग मशीन लगा रही थी, वेंडिंग मशीन लगाया, उनको अवेयर किया, वहां तक बात चलती गई। पर धीरे धीरे जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, और जब ये मार्केट वाली पैड्स के ऊपर जब बात करने लगे, मुझे 1-2 साल मैंने ये काम किया, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसी के अपने काम के अगेंस्ट में थोड़ा सा चली। क्योंकि जो ये मार्केट वाली पैड्स थी, इनको जब आप, गूगल का जमाना है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ वहां पे दिखता है, वहां सब कुछ उसमें दिखता है। तो मैंने जब उन पैड्स को देखा, जो ये मार्केट वाली पैड्स को हम फेंकते हैं, इस्तेमाल की हुई पैड्स को जब हम कचरे के ढेर में, जाहिर सी बात उसको फेंकना ही होता है, तो ये प्लास्टिक से भी ज्यादा डेंजरस है। ये, इसकी जो लाइफ है वो नेवर एंडिंग है। सरकार की मुहिम चलती है, प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, इसके ऊपर चलने लग रहा है। तो मेरी मुहिम चल रही है आजकल कि मैं ये सैनिटरी पैड और डाइपर्स को हटाओ और पर्यावरण बचाओ।
इसमें, क्योंकि जो इनकी लाइफ है वो नेवर एंडिंग है और इनसे जो नुकसान एनवायरनमेंट को हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक है, एक नंबर। दूसरी बात, जो मार्केट वाली पैड है, जैसा मैंने बताया आपको कि ये हर आदमी की अप्रोच में आज भी नहीं है, कि जो एजुकेटेड जेंट्री आप उनको अगर सिटीज में अर्बन एरियाज को हटा दें तो गांव में आज भी सबसे बड़ी समस्या ये वाली हो रखी है, तो ये उनके लिए अप्रोच में नहीं है। तो वो पुरानी परंपराओं में क्या, वो आज के टाइम में अगर हम पुरानी परंपराओं की बात करते हैं, कपड़े का इस्तेमाल करना, मेरी नजर में इन पैड से वो जो कपड़े की जो पैड है, कपड़ा जो है सूती, उसको इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। पर प्रॉब्लम उसमें क्या आती है, ना ही हमारे पास पूरी तरह से प्योर कॉटन कपड़ा अवेलेबल है, नंबर एक। दूसरी बात, उसको जब अगर आप धोते हैं तो उसमें स्ट्रेन्स रह जाते हैं और उस स्ट्रेन की वजह से उसको सुखाने में उन महिलाओं को शर्म आती है, तो वो उन कपड़ों को उठा के कभी किसी कारण से, कभी घर में मेल आ गया, उसको वो दबा देती हैं, छुपा देती हैं और उसमें कब वो फंगस लग के उसको इन्फेक्टेड वो कपड़ा हो जाता है, उसको इस्तेमाल करती हैं और वो बीमारियों की गिरफ्त में आ जाती हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने जो अपनी इस मुहिम को आगे लेके गई, तो मैंने देखा कि इसकी क्या ऑप्शन लेके आई जाए, इन पैड्स को हटाने का और डायपर्स को हटाने के लिए क्या किया जाए। तो मैंने इसके अंदर जो इजीएस्ट जो उसका तरीका पाया वो ये वाला था कि नंबर एक, तो अगर आप एजुकेटेड जेंट्री की बात करते हैं अर्बन एरियाज में, तो वहां पे हम मेंस्ट्रुअल कप्स आर देयर, वो एक इजीएस्ट वे है कि जिसकी लाइफ 2 से 2.5 साल होती है, आपने एक बार एक खरीद लिया और उसको 2 साल आपने चलाया। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये वाली है कि उसको हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो बहुत नोन टू है, उसको इंसर्ट करना वजाइना के अंदर वो इजी नहीं है, लेकिन जो कंफर्टेबल है वो करते हैं। अगर आज के टाइम आप सिटीज में बात करेंगे तो बहुत काफी हद तक परसेंटेज है जो मेंस्ट्रुअल कप्स यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जब जहां जाती हूँ स्कूल कॉलेजेस के अंदर, मैं गांव में जाती हूँ, मैं बिल्कुल उन बच्चियों को प्रेशराइज नहीं करती हूँ कि आप मेंस्ट्रुअल कप्स आप यूज करें, क्योंकि वेजाइना का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसलिए उनको इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आए, कर सकती है कंफर्टेबली, गूगल का जमाना है, वो इंसर्ट करने का देख के वो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है मुझे उससे। उसकी दूसरी जो ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन, दैट इज रीयूजेबल पैड्स। मार्केट में ये कपड़े की बनी हुई पैड्स आज इतनी कंपनियां हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर हम ऑनलाइन देखने चलते हैं तो ढेरों कंपनियां भरी हुई हैं। लेकिन एक चीज का बड़ा मुझे अफसोस है कि हमारे मेडिकल स्टोर्स पे ये एक भी अवेलेबल नहीं है। तो ये अगर अवेलेबल होती हैं तो शायद हम एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से सेव कर पाए। तो मैं उन बच्चियों को, उन महिलाओं को गांव में जाके उनको ये फ्री रीयूजेबल सैनिटरी पैड देती हूँ जिनकी लाइफ 2 से 2.5 साल है। और इन पैड्स को आप इजीली धो के, जब आप धोते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेन फ्री होती हैं, लीक प्रूफ होती हैं, वो इजीली वॉश होके कड़क धूप में, एक ही उसकी एक जो डिमांड है कि वो बहुत अच्छी धूप में सूखा होना चाहिए, तो वो स्टेरिलाइज हो जाता है। कड़क धूप में सूखा हो, उसको इजीली आप यूज करिए और फोल्ड करके रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आप एनवायरनमेंट सेव कर रहे हैं, उससे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, क्योंकि उसकी लाइफ 2 से 2.5 साल उसकी लाइफ चलती है। एटलीस्ट आपको 100 वॉश तो वो इजीली चलते हैं, तो 100 वॉश का मतलब 2 साल आपके आसानी से निकल जाते हैं उन पैड्स में। तो एक ये वाला काम हुआ जो मैं इसके ऊपर करने लग रही हूँ सर्वाइकल कैंसर के लिए। और अब तक मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मैंने लगभग उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं, 1-2 गांव हरियाणा के, और अभी मैं रिसेंट छत्तीसगढ़ में भी करके आई हूं, तो मैं अब तक लगभग 50 गांव कवर कर चुकी हूं। एंड स्कूल और कॉलेजेस और गांव की महिलाओं को मिला के 7000 के करीब मैंने गर्ल्स को और लेडीज को अवेयर करके, सेंसिटाइज करके, उनको मैं रीयूजेबल पैड्स अपनी तरफ से फ्री दे चुकी हूं। तो ये मेरा एक मुहिम यहां तक चलने लग रही है। अगली मुहिम जो पिंक वाली है, जो जिसके ऊपर कि उन महिलाओं को जो ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है, इन ब्रेस्ट कैंसर आज के टाइम में वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। नंबर 1 सर्वाइकल कैंसर, उसके बाद आता है। तो नंबर 1 पे ये ब्रेस्ट कैंसर होने के साथ साथ में और एक और चीज में सबसे पहले कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स का नहीं है, ये दोनों चीजें मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, सबसे पहले हमारे जहन में एक ही चीज आती है कि ये क्योंकि फीमेल्स की बात है तो इसके अंदर मेल्स अपने आप को बचा लेते हैं कि मेल्स को सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं, ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में तो है ही। ब्रेस्ट ऑफकोर्स मतलब मेल्स के अंदर रेशियो कम है, रेशियो मतलब अगर मैं बोलती हूँ तो 1700-1800 में से 1 मेल खतरे में है। फीमेल्स की बात करती हूँ तो 13 में से 15 में से 1 फीमेल खतरे में है। रेशियो कम है, बट फीमेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। फीमेल को सर्वाइकल कैंसर है तो मेल्स में आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर है।
तो वो इक्वली ऐसा नहीं है कि आपको इन चीजों के अंदर कोई हिच होनी चाहिए कि मेल्स इसमें क्यों नहीं आगे आ सकते। बॉयज का अवेयर होना भी उतना ही जरूरी जितना गर्ल्स का होना है। तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर एक चीज सबसे जो प्लस पॉइंट है, बाकी कैंसर में तो हमें एहसास नहीं होता, कि बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हमें पता चलता है तब तक हम एडवांस स्टेज में पहुंच चुके होते हैं, और उसके बाद दिमाग में एक ही चीज आती है कि सबसे महंगी बीमारी है और अब इसमें बचना तो है ही है नहीं, तो इंसान गिव अप कर देता है। ऐसा नहीं है। अगर कैंसर के सिम्टम्स आपको फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में पता चल जाते हैं तो 90 to 100% क्योरेबल है सेकंड स्टेज तक। उसके बाद थर्ड में आप पहुंच जाते हो तब भी आप 70 to 80% क्योरेबल है। इवन फोर्थ स्टेज के बाद भी ऐसे ऐसे केसेस मेरे सामने हैं कि एडवांस स्टेज के बाद भी वो पिछले 15 साल 20 साल से बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि कैंसर वर्ड जो है वो यहाँ जहन में नहीं बैठना चाहिए। बीमारी का इलाज है, अगर आपके पास दिमाग में बैठ गया ना तब उसको निकालना मुश्किल होता है। तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप अगर हैं और किसी बीमारी से लड़ने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीत सकते हैं जंग को। तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या है, आपको 80% सिम्टम्स विजिबल हैं ब्रेस्ट के। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना भी चाहूंगी, उसको एक्सप्लेन करके भी, शायद जिनको नहीं पता वो इसको जान पाए और अपने जीवन को शायद सेव कर पाएंगे वो। तो मैं जो स्कूलों में, कॉलेज में और इवन मेरी जो कहीं पे भी मुझे टॉक के लिए बुलाया जाता है, मैं वहां पे भी ओपन अप होके बुलाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन के नाम पे हम कितने ही बड़े हम एजुकेटर बन गए हैं, लेकिन आज भी इतने सारे टैबूज हैं, इतने सारे मिथ हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिकली कोई बात नहीं करता है। आज भी घरों में खुल के बात नहीं होती है। जैसे ही ब्रेस्ट की बात आती है, जैसे ही आपको सर्वाइकल कैंसर की बात आती है तो तुरंत उस टॉपिक को बंद कर दिया जाता है और बच्चे फिर गूगल सर्च करते हैं। और गूगल के ऊपर आपको एक चीज है, ठीक है हमें नॉलेज बहुत मिल रही है, आजकल एआई का जमाना है, सब कुछ सारी सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पेरेंट से बेहतर, एक माँ से बेहतर गूगल नहीं हो सकता एक बेटी के लिए, क्योंकि वो उस स्टेज से एक माँ गुजर चुकी होती है। तो अगर हम खुद से बच्चों को जाके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ में बताएं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, आज के टाइम में आपको एआई से चीजें और उससे बेहतर आपको चीजें उसका रिप्लेसमेंट मिल सकता है, लेकिन जानकारी, आप गलत जानकारी में ना फंसे। तो मैं एक थोड़ा सा मैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो सिम्टम्स है मैं आपको बताना चाहूंगी इसके माध्यम से, कि सबसे पहले आपको महीने में एक कोई भी डेट एक अपनी फिक्स करनी है। आपको अपना चेकअप खुद से आप करना है। देखिए, इसके लिए अगर आप डॉक्टर तक पहुंच पाए बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं कि आप सोनोग्राफी मेमोग्राफी करा लें। लेकिन फिर वही बात है कि अगर हम रूरल एरियाज में जाते हैं या हम लोअर तबके में हम जाते हैं, बात करते हैं, वैसे तो पढ़े लिखे लोगों से भी अगर आप बात करेंगे तो फैमिली में आज भी मैं कहती हूँ 2 से 4% भी अगर मिल जाएंगे कि जिन्होंने रूटीन चेकअप न कराते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो खुद से आप अपनी जांच कर सकते हैं, खुद से अपना चेकअप कर सकते हैं। मैं वो यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपको महीने में कोई भी अपनी एक डेट फिक्स कर लीजिए, कोई भी एक समय फिक्स कर लीजिए कि हाँ ठीक है, मुझे महीने की फर्स्ट को मुझे करना, या मेरा बर्थडे के डेट है, वट जो दिमाग में कोई भी एक दिन आप रखिए। और अपने आप को उस दिन, जैसे ही हम जब नहा के निकलते हैं और आप शीशे के सामने खड़े हुए, मेक श्योर कि आपकी अपर बॉडी पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। जब आप कपड़े चेंज करते हैं उस टाइम पे, तो आपको शीशे के सामने खड़े होके और चेक करना है कि क्या मेरी दोनों ब्रेस्ट का साइज सेम है। नंबर 1, अगर उसमें कहीं भी कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है, आपको तुरंत अलर्ट रहने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी बात, आपको चेक करना है कि कहीं निप्पल का जो साइज है वो तो डिफरेंस नहीं हो रहा, उसमें निप्पल अंदर तो नहीं धस रहा है, अलार्मिंग है। अगर ऐसा कोई भी चीज है, आप प्लीज अलर्ट हो जाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या ब्रेस्ट के ऊपर कहीं पे कोई रेड पैचेस हैं, या जैसे ऑरेंज के अंदर कहीं छेद होते हैं, ऐसा कोई उसमें डॉट बना हुआ है, कहीं भी पैचेस हैं, आपको इमीडिएट अलर्ट रहने की जरूरत है। उसके बाद आप निप्पल से किसी भी तरीके का कोई डिस्चार्ज हो रहा है, वो आपको पानी जैसा हो सकता है, वो व्हाइट दूध जैसा हो सकता है, वो पस जैसा येलो हो सकता है, वो ब्लड जैसा रेड हो सकता है, किसी भी कलर का कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, आपको इमीडिएट अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये जो मेल्स को, मैं कुछ मेल्स को जानती हूँ जिनकी ब्रेस्ट रिमूव हो चुकी है, तो मैंने उनसे भी पूछा, उनको भी ये डिस्चार्ज वाले प्रॉब्लम से पता चला था कि मुझे डिस्चार्ज हो रहा था। तो ये किसी को भी हो सकता है डिस्चार्ज। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपको अपनी दोनों हथेलियां आपको ऐसे, अपनी पाम को ऐसे करना है और एंड अपने निप्पल पे रख के उसको हल्के हाथ से आपको प्रेस करते हुए देखना है कि कहीं कोई सिस्ट तो महसूस नहीं हो रही है।
आपको तुरंत अलर्ट रहने की जरूरत है। या आप अपनी बीच की 2 फिंगर लीजिए और उससे जैसे जलेबी का आकार होता है वैसे आप निपल से शुरू करेंगे और पूरा हल्के हाथ से पूरा घुमाते हुए और पूरा हम लेके जाएंगे, और कहीं भी कोई सिस्ट महसूस होती है आपको इमीडिएट अलर्ट रहना है। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, बड़ी गलतफहमी हम लोगों में होती जो ज्यादातर चीजों में, कि हमारी ब्रेस्ट सिर्फ इतना इतना पार्ट को हम मान के चलते हैं। ये इतना नहीं है, आपको पूरा अंडर आर्म से लेके पूरा आपको देखना है, और यहाँ बैक में यहाँ कहीं भी कोई सिस्ट है। ऐसे भी केसेस मैंने अभी सामने आ रहे हैं, और मेरे एक बहुत नियर वन, बहुत ही क्लोज वन को ये हुआ कि उसको यहाँ पे सिस्ट थी और उसको लगा कि हल्के में उसको लिया, और जैसे ही उसने बाद में जाके डॉक्टर को दिखाया, पहले योगा में और उसमें हम लगे रहे, और उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो एडवांस स्टेज ब्रेस्ट कैंसर था। तो कहीं भी कोई सिस्ट, साइलेंट सिस्ट कहीं भी है। ब्रेस्ट, कोई भी कैंसर की जो सिस्ट होती है 90% साइलेंट होती है, उसमें पेन नहीं होता, पेनलेस होती है। तो मैं आपको एक चीज ये कहना, और जो पेनफुल है उसमें ज्यादातर में कैंसर नहीं, पर एक चीज ये यहाँ पे एक क्लियर कर दूं एक चीज को, कि हर एक पेनफुल जो गांठ है वो कैंसर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। चांसेस कम है बट हो सकता है। तो उसमें अगर 10% चांस है तो आपको तब भी रिस्क नहीं उठाना है। अगर जैसे मेरी में पेन था तो मुझे एक ये दिमाग में था कि डॉक्टर ने मुझे अवेयर कर दिया था कि पेन वाली डरने की बात कम है, लेकिन फिर भी डर है जब तक कि रिपोर्ट्स नहीं आ जाएंगी। तो पेनफुल है, उसमें चांसेस कम है बट होने के चांस है। हर एक पेनलेस जो है वो कैंसराइट नहीं हो सकती है, पर ज्यादातर कैंसर होने के चांसेस हैं। तो इन सारे सिम्टम्स को प्लीज आप सब अपना, हर एक जहां जहां भी ये मेरी बात पहुंचती है, मेल हो फीमेल हो, बच्चा है बड़ा है, 13-14 इयर्स के बाद में हर एक को अपना ये केयर करने की जरूरत है। तो ये अपना ध्यान रखने की जो बात है, इसलिए मैंने ये मुहिम घर घर तक, स्कूल कॉलेज में स्पेसिफिकली मेरा काम ये चलने लग रहा है। और एक और बात कहना चाहूंगी, जो लेटेस्ट जो डेटास आए हैं WHO के भी हैं, कि जो आने वाला जो समय है इसके अंदर ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, और इसका जो बचाव है इसको कम कर सकते हैं। इसका जो बचाव है, दैट इज ओनली वन थिंग, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। अगर आप खुद के लिए अवेयर हैं तो आप इस जो बढ़ती हुई, जो भयंकर रूप लेती हुई जो ये महामारी की तरीके जो बीमारी आ रही है, इससे बच सकते हैं। तो इसका जो बचाव है वो सिर्फ जागरूकता है। अभी जो मेरे पास जो लेटेस्ट सर्वे में जो आई रिपोर्ट, जो मेरे पास आई हैं, जो डेटा मुझे मिला है, उसमें 2040 के अंदर मैक्सिमम ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट किया जा रहा है, एंड दैट इज एज बार इज बिलो 39। तो आप सोचिए जो 2040 में जो 38-39 की होंगी उनकी एज अभी क्या होगी। और कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको डेवलप होने में 10 से 15 साल लगते हैं, वो एक दिन के सेल्स नहीं होते। पता हमें आज चला, इसलिए कैंसर की बीमारी आज हमें हुई है। तो हमें अपना ध्यान आज, जो ये यंग जनरेशन है, इसको आज से ही रखना शुरू करना पड़ेगा। अपने खान पान पे, अपनी हर एक चीज पे अगर हम ध्यान रखते हैं, ध्यान उसके ऊपर उसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो मेजर जो कारण है, थोड़ा सा मैं एक और चीज कर दूं कि ये भी सवाल आता है कि क्यों इतना बढ़ रहा है। तो बढ़ने का आज के टाइम में आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, और इतनी सब चीजों में आजकल छोटी छोटी बच्चियों के अंदर इतने जल्दी हार्मोनल जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत यंग एज में होने लग रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा एक जो रीजन बना हुआ है। खाना हमारा जो है टोटली वो सब चेंज हो गया, इतना फास्ट फूड, हम पैक्ड फूड की तरफ चले गए हैं, एक बहुत बड़ा रीजन है। ये भी हमें थोड़ा इससे भी अपने आप को बचाना है। अगर हम नेचुरल वापस अपने प्रोसेस में आ जाएं, अगर हम खाना नॉर्मल तरीके से खाएं। फिर उसके बाद जो एक मेजर कारण है, एक लेट मैरिजेस एक बहुत बड़ा रीजन है, कि पहले एक राइट एज में राइट डिसीजन होते थे, नोट कि आप 13-14 साल में शादी करिए, लेकिन एक राइट एज में डिसीजन होना। तो बहुत लेट मैरिजेस जो 30+ में, डॉक्टर मेडिकल साइंस अपने आप में कहती है कि फैमिली कंप्लीट 30 साल से पहले हो जानी चाहिए, जबकि अभी जो आजकल अगर हमारी हम बात करते तो शादियां ही उसके बाद सोची जाती हैं, कि जब तक सारी चीजें, कोई नहीं, जब भी जिसका जैसे लिखा है वो तो एक अलग पर्सनल मैटर हो जाता है, लेकिन लेट मैरिजेस एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद आपने शादी लेट हुई तो बच्चा देर से होना, या बच्चा ना होना, या बच्चा नहीं करना, ये भी एक कारण। फिर बच्चे को फीड नहीं कराना, तो ये एक मेजर कारण है जिनकी वजह से ये सब चीजें होने लग रही है। ये भी खान पान और ये सब चीजें तो हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी, इनको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं।
तो हर चीज का एक राइट्स, एक मेडिकल साइंस, जो बॉडी हमारी बनी है वो एक पूरा चलता फिरता एक मेडिकल साइंस है, और उसके अंदर हर एक चीज एक सही समय समय पर उसमें है। तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आशा जी, हम आप जो रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन के बारे में हमें थोड़ा बताइए। जो मैं अभी बात कर रही थी ना, मैंने जो ये मुहिम चलाई कि मुझे मार्केट में जो अवेलेबल सैनिटरी पैड है उनसे जो हार्म हो रहा है और ये आम आदमी की अप्रोच में नहीं है, और इनको हटाने का जब मैंने एक ये जरिया निकाला तो उसकी जो सब्स्टिट्यूट लेके चली थी, जैसा मैंने बताया कि रीयूजेबल पैड्स का, तो मैं एक रीयूजेबल पैड आपको इसमें दिखाना भी चाहूंगी। मैं आपको बता के, मैं किसी कंपनी को और उसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल है बहुत इजीली। और इसका क्या होता है, जैसे ये पैड कपड़े की बनी हुई, दैट इज लीक प्रूफ है। ये वाला जो कपड़ा, ये ऊपर जो फ्रंट होता है ये, तो ये वाला जो कपड़ा होता है इसमें स्ट्रेन फ्री है, एंड पीछे जो लगता है ये लीक प्रूफ होता है। जैसे मैं इसके अंदर अगर मैं दिखाती हूँ, मैं बताती भी हूँ, ये पैड है मेरे पास और मैं इसके ऊपर ये खूब सारा मैंने इस पे पानी डाल दिया है। ये पूरा इसके अंदर इतना मैंने पानी डाला इसके ऊपर, अगर आप इधर से देखेंगे तो ये ड्राई है एकदम से, इस इधर कुछ भी नहीं आया है इसके अंदर। और ये बहुत इजीली, जब इसको अगर वॉश करना होता है तो आपने टैप के नीचे लगाया और ये इजीली इसका ब्लड वॉश होकर खूब अच्छे साबुन लगा के कपड़े जैसे इसको धोया, और इसको लगाते टाइम इसको पेंटी के अंदर लगा के, और पीछे से इसका ये बटन है, ये बंद हो जाता है और ये सरकेगा नहीं, और ये बहुत इजीली 7 to 8 आवर्स चल जाता है ये वाला पैड। तो इसका अब एक और चीज जो थोड़ा सा ये बात हो गई कि ये तो जो वो लोग के लिए बात होने लग रही है कि जो पुराने प्रोसेस के अंदर थे, गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर रहे थे, अब इसको वो इजीली धो के सुखा सकते हैं, अच्छी धूप में सूखा हो, ड्राई होना चाहिए, और उसको सुखाने में शर्म भी नहीं आएगी क्योंकि सुंदर सी शेप के अंदर है। अब बात आती है कि अगर हम अर्बन सिटीज की जब हम बात करते हैं तो उनको ये रहता है, पढ़े लिखे लोगों में भी, कि इसको गंदे को धोए कौन, एक ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि अगर हम अपना थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर हम एनवायरनमेंट सेव में लगा देते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक मदद होगी। हम अपने इसको बचा पाएंगे हमारे पर्यावरण को। तो जब हमें जैसे पीरियड्स की कोई डेट का टाइम होता है तो ऐसा नहीं, कई बार हम स्ट्रेस में होते हैं, बच्चियां स्कूल कॉलेज गोइंग है, एग्जाम के स्ट्रेस में, उनको कभी भी ये फील होता है कि मेरा हो सकता है कि मुझे आज पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, और वो एक पैड यूज कर लेती है। ट्रेवल कर रहे हैं हम, एक जबरदस्ती का एक पैड यूज कर लेते हैं, और शाम तक पता चलता है 2 दिन तक हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हम उस पैड को उठा के एक रात को, एक सुबह हम 2-2 3-3 पैड वेस्ट करते हैं, वो हम फेंकने लग रहे हैं। तो जब मैं कहती हूँ अगर ऐसे वाला कभी ऐसा हमारे पास, जब हम खुद कंफर्म नहीं है और हमें शक हो रहा है, तो हम उस टाइम पे एटलीस्ट ये पैड इस्तेमाल कर लें रीयूजेबल, तो हम वो 3 पैड वो बचा सकते हैं। पीरियड्स आपको 1 दिन 2 दिन, जब शुरू के 2 दिन में हैवी फ्लो है, ठीक है, आपने मार्केट का यूज कर लिया, नो इशू, बट आपके लास्ट के 2-3 दिन आप कर लीजिए, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 50 to 60% उसको रिड्यूस करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और एल्स जहां ये पैड यूज हो रहे हैं, आप पूरा भी यूज कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, प्लीज उनको आप फेंके ना, उन पैड्स को। मेरी एक ये पर्सनली गुजारिश है कि उन पैड्स को फेंकना नहीं है, उनको आप उठा के, इंसिनेटर्स होते हैं, इंसिनेटर्स जो अवेलेबल हैं, और गवर्नमेंट ने भी वैसे तो कंपलसरी किया हुआ है कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये लगने चाहिए, पर कितनी जगह ये कामयाब और कहाँ लगे हुए हैं ये तो अब जो जानते हैं जहां पे वो देखें। लेकिन अगर इंसिनेटर लगा दिए जाएं स्कूल कॉलेजेस के अंदर, मैं लगवा रही हूँ, बहुत जगह लगाए हैं, उन जो यूज्ड पैड है उनको उठा के उसमें डाल दो, उसमें बर्न कर दीजिए। डोंट बर्न इट इन द ओपन एरियाज, क्योंकि उसकी जो स्मोक है वो बहुत डेंजरस होती है। उसके अंदर पैड के अंदर सो कॉल्ड, जो हम बहुत अच्छी कंपनी के पैड्स खरीदते हैं, उसके अंदर एक ब्लू कलर का जेल डला होता है, दैट पर्टिकुलर जेल वो बहुत हार्मफुल है वो। तो उस जेल वो जो स्मोक में जो जाता है और जो धुआं ओपनली में फैलता है वो बहुत डेंजरस है। तो उसको ओपन में नहीं जलाना है, ना ही उनको दबाना है, ना ही उनको फेंकना है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बुरी इनकी वो पैदा करने लग रहे हैं ये। तो इसको आप इंसिनेटर्स में से जलाएं और इसको बर्न कर दें। एक पैड की 10 ग्राम के करीब ऐश होती है, तो वो ज्यादा बेटर है। और ऐसा उसके अलावा आपके पास मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, रीयूजेबल पैड्स हैं। आपको अगर गूगल जब आप सर्च करेंगे आपको कितनी ढेरों कंपनियां सामने नजर आएंगी। और गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर मैं बात करती हूँ, मैं थोड़ी सी एक ये भी बात रखना चाहूंगी कि अगर ये बात पहुंचती है तो क्यों ना इनको हम आगे इसको मार्केट में ही मुहैया करा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये जो पैड्स हैं ये आप कोई ऐसे साथ में आता है, मुझे अगर कोई सपोर्ट मुझे मिलती है फाइनेंशियली, तो मैं डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि मैं कुछ महिलाओं को रोजगार दूं
और इनकी मैन्युफैक्चरिंग हम करें और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आगे बढ़ती जाएंगी। मैं इस मुहिम को अपने को जारी रखना चाहती हूँ और मेरी अपील भी है कि सामने लोग आए, चाहे वो जिस भी एरिया में है, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, वो वहां काम करें, कहीं भी करें। और कोई पर्सनली मुझे अगर कोई सपोर्ट मिलती है तो जरूर आप इससे लोगों को रोजगार मिल सकता है। अपने गांव में ही महिलाएं बनाएं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको बांटें। तो एक स्वस्थ अपने एरिया को हम एक स्वस्थ और एक हेल्दी, जिसको बात करेंगे एकदम से ग्रीन, अगर से ग्रीन एनवायरनमेंट की बात आती है तो उसमें एक सबसे अच्छा रोल ये प्ले करते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज जो पिंक मुहिम है मेरी, जो मेरी डोर टू डोर जो कैंपिंग चलने लग रही है, इसके अंदर आप सबको गूगल का जमाना है, इसमें सब चीजें सबके पास हैं ही। अगर आप गूगल में डालते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, स्तन कैंसर जागरूकता माह, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर की डेट आ जाती है। और आप नोटिस करिएगा कि उस अक्टूबर के महीने के अंदर अगर फॉरेन कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे तो सिटी की सिटी पिंक कर दी जाती हैं। और उन दिनों जो मैचेस होते हैं, फुटबॉल मैच और ये सब, तो प्लेयर्स पिंक ट्रैक सूट में अक्सर खेलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवेयरनेस कैंपिंग के लिए, वो लोगों को जागरूक करने के लिए उसको पहना जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में भी जगह जगह अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में या मेट्रो सिटीज के अंदर हम बात करते हैं तो वहाँ पिंक मैराथन्स रखी जाती हैं, उसमें लोग दौड़ते हैं, करते हैं कि किस लिए, कि लोगों को ये जागरूक रहे कि पिंक क्यों है। तो मैंने भी उत्तराखंड के अंदर ये मुहिम शुरू की हुई है और 2018 से मैं आपको बोलूंगी कि मैं कंटिन्यूस, ये मेरी पिंक मुहिम जारी है। और यहाँ पे भी अक्टूबर में मैं एक दिन पूरे शहर के अंदर एक पिंक रैली निकाली जाती है, जिसके अंदर नैनीताल के सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लोकल पब्लिक होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन का सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड पिंक कैप, पिंक ट्रैक सूट, बैनर्स के साथ में स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ। एक बार लोगों के जहन में आता है कि स्कूल के बच्चे क्यों लेके चलते हो, तो क्योंकि वही बच्चे हमारे जो स्कूल जो 10th ऑनवर्ड जो एज ग्रुप का जो बात आती है स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को लेके चलने की, क्योंकि यही हमारे इस मुहिम को बचाने के लिए, अवेयरनेस के लिए जो हमारे आगे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं वो ये यूथ बन सकता है। तो हमें जो काम करना है इस यूथ के ऊपर करना है। और मैं हमेशा जहाँ जाती हूँ वहाँ हमेशा मैं अपने बारे में बताती हूँ और मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं छोड़ के चलती हूँ। मैं यहाँ पे भी मैं बताने लग रही हूँ कि मेरा नाम आशा शर्मा है और मैंने अपनी जो फाउंडेशन है, आशा फाउंडेशन है मेरी, उसके तहत मैं ये सारा काम करने लग रही हूँ। मैं अपने दम पे ये सब चीजें उठा के इसको मैं लेके चली। और साथ साथ में मैं एक छोटी सी चीज इसके अंदर ऐड और करूंगी कि आपको कभी भी कोई किसी तरीके की कभी कोई सिम्टम ऐसा नजर आता है और मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है, हेल्प, मैं कोई मेडिकली, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि लेकिन मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जो मेरी ये मुहिम है इसके अंतर्गत जो मैं लोगों से मिली और मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स को देखा है, उनको मैं मेडिकल ग्राउंड पे उनको भेजती भी हूँ। मैं हॉस्पिटल में जितना मेरे से संभव होता है मैं कोशिश करती हूँ उनको ले जाने की। तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर इसके ऊपर छोड़ रही हूँ, 9456779990, आशा शर्मा। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई बात, किसी तरीके की कोई तकलीफ है तो मैं जिन डॉक्टरों के संपर्क में मैं हूं, मैं उनके पास वो रिपोर्ट्स भेज के, मैं फीडबैक लेके, और मैं जो भी अपनी तरफ से जो बेस्ट एडवाइस है वो मैं दे सकती हूं। लेकिन हमें खुद के लिए खुद से जागना होगा। सबसे पहली बात, हमें किसी की जरूरत तब पड़ेगी, तभी हम ले पाएंगे जब हम खुद के लिए अवेयर होंगे। तो मैं सबसे पहले आज जो दिल से मैं यहाँ पे एक अपनी अपील रखना चाह रही हूँ कि हर इंसान, सबसे पहले एक महिला का, एक बेटी का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। अगर हम एक पढ़े लिखे, एक अच्छे समाज की, एक स्वस्थ सोसाइटी की जब हम अगर बात करते हैं तो उसके अंदर एक स्वस्थ नारी, एक हेल्दी विमेन ही एक हेल्दी सोसाइटी को आगे ले जा सकती है। तो उसके लिए उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मेल फीमेल किसी भी एज ग्रुप जो भी हैं आप हैं, अपने लिए आप जागिए, अवेयर रहिए और अपना ध्यान खुद से रखिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मेरी यही शुभकामना है आपके लिए। और मेरा जो आशा नाम है, मैंने उसको एलिब्रेट किया हुआ है, ASHA को, ऑलवेज स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड। खुश रहें और खुशियां बांटें। थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।